जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जे जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस के बारे में। तो वो वीडियो पहले तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखना आप। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे, मेरी इस क्लास को देखोगे जो फर्स्ट क्लास है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया कि कौन सा सेक्शन कितने का आता है, मैथ कितने का है, आकृतियां कितने की हैं और हिंदी कितने की है, सारी चीजें समझाई हैं। उसके बाद मैंने उसमें चैप्टरों के बारे में भी बताया है कि ये मैथ में कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो वो वीडियो जरूर देखिए जाके। तो वो वीडियो अगर देखोगे तो ये चीजें समझोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है ये वीडियो। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जो जेएलवी विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी करना। और कमेंट में मुझे बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, आपको कैसा लगा। और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे जेएनवी विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो बहुत बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो जैसे कि हमारा मैथ का आज हमारी जेएनवी प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम, जेएनवी जो एग्जाम होता है उसकी क्लास फर्स्ट है आज। कौन सी क्लास है? क्लास फर्स्ट। ठीक है। तो क्लास फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? मैथ सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें मैं मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से कर रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, कौन सा था हमारा? संख्या और संख्यात्मक पद्धति। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या पद्धति क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं क्या होती हैं। क्या है? संख्याएं। संख्याएं ये हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 10 अंकों को प्रयोग करते हैं। 10 अंकों को प्रयोग करते हैं। कौन से होते हैं बेटा? चलो मैं लिख देता हूं। हिंदू, अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। अर्थात अर्थात कौन कौन से होते हैं बेटा वो 10 अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे वो 10 अंक होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। एक संख्या को अंकों के समूह द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? एक संख्या को अंकों के समूह द्वारा दर्शाया जाता है।
जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 24368, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक संख्या है। लेकिन मैं बोलूंगा 8 क्या है, तो 8 एक अंक है। मैं बोलूंगा 6 क्या है, 6 भी एक अंक है। मैं बोलूंगा 3 क्या है, ये भी एक अंक है। लेकिन ये सब अंक मिलके एक समूह बना रहे हैं, और समूह मिलके क्या हो रहा है, एक संख्या बन रही है। क्या हो रहा है, एक संख्या बन रही है। तो सभी अंकों के समूह को क्या बोलते हैं हम, संख्या। ये क्या लिखा है यहाँ पे, एक संख्या को, एक संख्या को अंकों के समूह द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसको ऐसे ही दर्शाया जाता है, जब सभी अंकों का एक समूह बन जाता है। जैसे मैं यहाँ एक लिख दूं तो ये कोई संख्या थोड़ी ना है, ये तो एक अंक हो गया। मैं यहाँ 9 लिख दूं तो ये कोई संख्या नहीं हुई, ये क्या हुआ हमारा, ये अंक हुआ। लेकिन मैं इसके साथ में 9840 ऐसे लिख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकों का समूह, जिसे हम बोलते हैं संख्या। तो 9840, 9840, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या होती है, संख्याओं के बारे में ये है। तो इसको आप लिख सकते हो वीडियो को रोक के। ये तो बता दिया मैंने संख्याओं के बारे में। लेकिन हमारी दो पद्धति होती हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति होती है एक, एक अपनी हिंदू अरबी अंक पद्धति होती है। तो हिंदू अरबी स्थानीय मान हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो यहाँ हिंदू अरबी में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा है क्या, इकाई, इकाई के बाद क्या आता है, दहाई, इकाई दहाई, इसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, इसके बाद 10,000, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़, फिर इसके बाद 10 करोड़। ये हमारी होती है क्या, हिंदू अरबी पद्धति। ये हमें पढ़ाई गई है हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे इस इंडियन सिस्टम में। जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या पढ़ाया जाता है कि इकाई होता है यूनिट प्लेस, दहाई होता है 10 प्लेस, सैकड़ा होता है 100 प्लेस, इसके बाद हजार आता है 1000 प्लेस, इसके बाद 10,000 आता है 10,000 प्लेस, फिर लाख आता है तो लाख प्लेस, इसके बाद 10 लाख प्लेस, 10 लाख, फिर करोड़ का होता है करोड़ प्लेस, फिर 10 करोड़ प्लेस। ये हमारे होते हैं कौन से सिस्टम में होते हैं बेटा, हिंदू अरबी पद्धति में। लेकिन हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, जैसे हम यहाँ बोलते हैं ना मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। लेकिन हम अगर इंडिया से बाहर जाएं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, जैसे हम यूरोप गए या कनाडा या कहीं बाहर जाते हैं अमेरिका, तो वहां अगर हमने किसी को बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो समझेगा ही नहीं। क्यों नहीं समझेगा, कि उनके यहाँ ये सिस्टम चलता ही नहीं है। उनके यहाँ बस ये चलता है, यहाँ से फिर सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ हम 10 लाख बोलते हैं तो वहां पे वो मिलियन बोलते हैं, 10 लाख का 1 मिलियन। तो वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति, हाँ क्या होती है बेटा, ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद में हजार,
10,000, इसके बाद होती है बेटा 100,000। जैसे हम बोलते हैं 1,00,000, यहाँ बोलते हैं 100,000। इसके बाद हम बोलते हैं 10,00,000, यहाँ बोलते हैं मिलियन। जैसे बोलते हैं ना 1 मिलियन, 2 मिलियन फॉलोवर हो गए, 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, तो ये सब इंटरनेशनल पद्धति से लिया गया है। इसके बाद आता है क्या, कितना, 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आता है कितना, 100 मिलियन। और 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, जिसको हम बोलते हैं 10 करोड़, वो बोलते हैं बिलियन। ये सिस्टम होता है अंक पद्धति का। हिंदू अरबी अंक पद्धति ये होती है जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़ होती है। अंतरराष्ट्रीय में ये सिस्टम यहाँ तक सेम है। कहाँ तक, 10,000 तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो ये सेम है। लेकिन इंटरनेशनल पद्धति में यहाँ से चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद हम बोलते हैं 1,00,000, ये बोलते हैं 100,000। हम बोलते हैं 10,00,000, ये बोलते हैं मिलियन। हम बोलते हैं 1 करोड़, ये बोलते हैं 10 मिलियन। हम बोलते हैं 10 करोड़, तो ये बोलते हैं 100 मिलियन। फिर इसके बाद में 10 करोड़ के बाद में आता है अरब, तो हम बोलते हैं 1 अरब, ये बोलते हैं बिलियन। ये तो हमारी पद्धति होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा यूनिट। इसको 10, साथ में प्लेस भी लग जाता है सबके में। प्लेस, प्लेस माने स्थान, इकाई, यूनिट, प्लेस, इकाई का स्थान, 10 प्लेस, दहाई का स्थान। इसको बोलते हैं 100 प्लेस। इसको बोलेंगे 1000 प्लेस। इसको बोलेंगे 10,000 प्लेस। फिर इसको बोलेंगे वो 100,000। कितना बोलेंगे, 100,000। फिर इसको बोलेंगे वो मिलियन। फिर 10 मिलियन। उसके बाद में फिर 100 मिलियन। और ये अपना बिलियन हो जाएगा। ये होता है इंग्लिश में। इंडिया सिस्टम में क्या होता है, इकाई को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, वंस प्लेस बोल देते हैं कभी कभी। फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस। 100 प्लेस के बाद में 1000, 10,000। फिर आता है अपना लाख प्लेस, फिर 10,00,000। फिर इसके बाद CR मतलब 1 करोड़, फिर 10 करोड़, 10 करोड़। ये हमारे प्लेस होते हैं। आयोग के समझ में आई होंगी चीजें आपके। इसके बाद में आता है या किसी अंक का जाति मान। अब हम पढ़ेंगे क्या, जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान को बोलते हैं फेस वैल्यू,
तो स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फेस वैल्यू के बारे में, मतलब जाति मान। जाति मान क्या होता है बच्चों? किसी अंक का जाति मान अंक का जाति मान इसका अपना मान होता है। चाहे मान होता है चाहे यह किसी भी स्थान पर हो। कहाँ हो? स्थान पर हो। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे। जाति मान क्या होता है? फेस वैल्यू। किसी अंक का जाति मान इसका अपना मान होता है, चाहे यह किसी भी स्थान पर हो। जैसे जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2486 और क्वेश्चन दिया कि 4 का जाति मान क्या होता है। ठीक है, तो 4 का जाति मान क्या होगा? 4 का जाति मान 4 ही होगा। लिखा है ना, किसी अंक का जाति मान इसका अपना मान होता है। अपना मान मतलब वही होता है, चाहे यह किसी भी स्थान पर हो। चाहे ये 4 है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे करोड़ पे हो, चाहे 10 करोड़ पे हो, चाहे लाख पे हो, चाहे 10 प्लेस पे हो, चाहे इकाई प्लेस पे हो या दहाई, किसी भी प्लेस पे हो, लेकिन इसका जाति मान वही रहेगा। क्या? जो वो संख्या, जैसे मैं कहूंगा 8 का जाति मान, 8 का जाति मान तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 का जाति मान ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? हमें साफ साफ लिखा है कि अपना मान होता है, किसी अंक का जाति मान इसका अपना मान होता है, चाहे यह किसी भी स्थान पर हो। किसी भी स्थान पर हो, तो अगर हमसे जाति मान पूछा है, आंख मीच के लगा दो, जो पूछा है वही आंसर है। हमसे पूछा 4 का जाति मान, लगा दो टिक, आंसर में 4। हमसे पूछा 8 का जाति मान, लगा दो आंसर में 8। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 3 6 8 9 4। इसमें भी पूछा जैसे 6 का जाति मान, तो 6 का जाति मान क्या होगा बेटा? 6। तो ये तो हमने जाति मान के बारे में देख लिया। तो जाति मान क्या होता है? किसी अंक का जाति मान इसका अपना मान होता है, चाहे यह किसी भी स्थान पर हो। जैसे एग्जाम्पल 2486 एक संख्या है, तो इसमें हमसे पूछा 4 का जाति मान, तो हमने बता दिया 4 होता है, क्योंकि जाति मान वही होता है। हमसे पूछा दूसरी संख्या मैंने दिया, इसमें 6 का क्या होगा? तो 6 होगा। 8 का पूछा इसमें, तो 8 का 8 होगा। तो जाति मान हमेशा क्या होता है बेटा? जाति मान वही होता है संख्या का, वही जो पूछा जाता है वही आंसर होता है जाति मान। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता है। तो स्थानीय मान में क्या होता है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम बोलते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। किसी अंक का स्थानीय मान किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर
निर्भर करता है। जैसे स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी अंक का स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। उसके स्थान पर निर्भर कैसे करता है? देखो, मैंने कोई संख्या लिखी 5864, ये क्या एक संख्या है, एक नंबर है। अब हमसे पूछा क्या 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहां से पढ़ेंगे। ये कौन सा प्लेस है? यूनिट प्लेस। ये कौन सा है? 10 प्लेस। ये कौन सा है? 100 प्लेस। तो 8 का प्लेस पर साफ साफ लिखा है स्थानीय मान संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है 100 प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है बेटा? ये तो अपना यूनिट प्लेस हो गया, ये अपना 10 प्लेस हो गया, और ये अपना 100 प्लेस हो गया। तो अपना 8 कौन से प्लेस पर है? 8 है 100 प्लेस पर। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान? 800। 8 जहां बैठा है वो क्या लेके बैठा है? वो 800 का स्थान लेके बैठा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 584593 ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 5 का 2 बार 5 तो नहीं होगा, इसमें 6 लिख लेता हूं मैं। हमसे पूछ लिया 4 का स्थानीय मान, मतलब 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले यूनिट प्लेस, इसके बाद 10 प्लेस, इसके बाद 100 प्लेस, इसके बाद 1000 प्लेस। तो 4 कहां पर है? 1000 प्लेस पर। तो अपना क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 1000। तो इसका मान क्या निकल के आएगा? 4 का स्थानीय मान, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4000। तो आंसर हम क्या लगाएंगे? 4000। अगर हमसे ऐसे पूछेगा तो ये लगाएंगे। तो स्थानीय मान और जाति मान में फर्क आपको समझ में आ ही गया होगा। जाति मान वही होता है, जैसे 6 का जाति मान पूछेंगे तो 6 ही होगा, 4 का जाति मान पूछेंगे तो 4 ही होगा। अगर स्थानीय मान की बात आएगी तब हमको क्या करना है? वो उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे अगर 6 की स्थानीय मान की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 6 कौन से प्लेस पर है? 10 प्लेस पर। तो अगर 10 प्लेस पर है तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60। तो इसका जाति मान कितना हो जाएगा? 60। ऐसे ही इसमें जैसे 4 का पूछा हमने तो 4 का बता दिया। तो जाति मान जहां जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर कितने पर था? 1000 पर। तो हमने क्या किया? 4 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 4000। तो इसका 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4000। स्थानीय मानों को ही जोड़कर संख्या बनती है। मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और एडवांस में, कि जो भी संख्या होती है वो क्या होती है? स्थानीय मानों का योग होती है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे 563, ये संख्या है। तो हम क्या करेंगे? पहले 3 का निकाल लेता हूं मैं। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान 3 इंटू 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पर है तो 3। इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ 6 का। किसका? 6 का। तो 6 कौन से प्लेस पर है? 10 प्लेस पर। तो 6 मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 60। इसके बाद में मैं निकालूंगा 5 का। 5 कौन से प्लेस पर है? 5 है 100। तो 5 के साथ 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 500। अब बेटा ये हमारे क्या आ गए? स्थानीय मान आ गए। 3 का 3 आ गया, 6 का 60 आ गया, 5 का 500 आ गया। अब इन सभी का योग प्लस कर दूं मैं तो कितना आएगा बेटा? 563। जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्थानीय मानों का योग वही संख्या होती है। तो इनके जो स्थानीय मान आएंगे ना उनका जो योग करेंगे हम, योग माने प्लस ऐड, तो वही संख्या निकल के आएगी। 3 का स्थानीय मान 3 होता है, लिख लिया। 6 का 63 होता है। तो 60 में 63 जोड़ेंगे तो वो, सॉरी 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर 5 का 500 आ गया। तो 500 में अगर 63 जोड़ेंगे तो 563 आ जाएगा।
तो ये होता है जातिमान और स्थानीय मान। आई होप के आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, चीजें अगर सही से समझ में आ रही हैं तो। और बेल आइकन दबा के कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही चल रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक नोट भी है, नोट डालकर लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे नोट डाल के? किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में किसी संख्या में जीरो का स्थानीय मान और जाति मान जीरो का स्थानीय मान और जाति मान जीरो ही होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर स्थानीय मान का, जाति मान का तो पता है कि जो डिजिट होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे जीरो का जाति मान पूछेंगे तो जीरो ही होगा, फोर का पूछेंगे तो फोर होगा, एट का पूछेंगे एट होगा। लेकिन अगर स्थानीय मान की बात करें तो हम क्या देख रहे थे, स्थान पर प्लेस वैल्यू, उसका जीरो कैसे होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको भी बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 58063, अगर मैं पूछूं जीरो का जातीय मान, क्या जाति मान, तो आपको पता ही होगा कि जीरो का जाति मान तो जीरो ही होगा, क्योंकि जाति मान तो वही होता है, जो संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। अब मैं पूछूं आपसे जीरो का स्थानीय मान, तो ये जीरो कैसे होगा, देखो अभी बताता हूँ। ये कौन सा प्लेस है अपना, यूनिट प्लेस। ये कौन सा है, 10 प्लेस। ये कौन सा है, 100 प्लेस। जीरो कहां पर है, 100 प्लेस पर। तो हम क्या करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई 100। क्या आपको पता है जीरो का किसी संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा या भाग करने पर क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर जीरो होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जीरो का जाति मान, तो जीरो होगा, और जीरो का स्थानीय मान तो भी जीरो होगा। ये विशेष करके ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना बेटा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है कि बच्चों को पता रहता है कि स्थानीय मान तो प्लेस की वैल्यू पर डिपेंड रहता है, इस कौन से प्लेस पर है। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 प्लेस पर है तो 100 इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीरो से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसका स्थानीय मान भी जीरो होगा और जाति मान भी जीरो होगा। तो ये नोट करके हमने इसलिए बताया है कि कहीं ना कहीं बच्चे गलती ना करके आए एग्जाम में। और साथ ही साथ इन चीजों को लिखते चलो चैप्टर बाई चैप्टर, जो भी मैं लिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपको नोटबुक में है तो आप नोटबुक उठाओगे और बुक उठाओगे और क्वेश्चन करने जब लगोगे ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की संख्याओं को, जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं
कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब देखो, कभी आपने किसी को देखा है काउंटिंग करते समय वो जीरो से काउंटिंग करता है कभी? मैंने कहा मेरे पास 10 गाड़ी हैं, तो क्या मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? कभी नहीं। क्योंकि अपनी जो गिनती की संख्या होती है, काउंटिंग नंबर होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास 20 गाड़ी हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे पास 20 गाड़ी हैं, तो मैं बताऊंगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5। मैंने कहा 20 गाड़ी हैं, वो 5 5 सब एक एक प्रकार की। मैंने कहा 5 मेरी रेड कलर की हैं, तो मैं क्या कहूंगा? फिर 5 तो मेरे पास रेड कलर की हैं, 6 मेरे पास ये हैं, वो जो भी हैं। लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होती है काउंटिंग। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे नंबर होते हैं जो गिनती के काम आते हैं, जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं। इसके बाद ये जो नंबर होते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है? जीरो आ जाता है बस। इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। ये अनंत का साइन होता है पीछे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो एवं सभी प्राकृत संख्याओं को मिला दें। अगर इसमें क्या हो गया, जीरो भी आ गया और 1 से लेके क्या होता है, 1 से स्टार्ट होती हैं, तो वो सब प्राकृतिक संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो मिला दूं, तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद में क्या आता है? सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? गिनती की संख्याएं जो जो दो से विभाज्य हैं। जो दो से विभाज्य हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे क्या हो जाएंगी? जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे कहाँ तक? इन्फिनाइट। बहुत सारी हो सकती हैं। जो संख्या दो से विभाज्य है, कोई भी नंबर है, गिनती की संख्याएं जो दो से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब जिसमें दो का भाग जा रहा है, टू का डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएंगी? सम संख्या। अब पढ़ते हैं विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? इवन नंबर। इवन नंबर। और विषम संख्या ऑड नंबर। तो विषम संख्या अपनी क्या हो जाएंगे? गिनती की संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं है। बस ये उल्टा हो जाएगा और क्या है? गिनती की संख्याएं जो दो से विभाज्य
नहीं है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 15 17 19 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। जिस संख्या में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा हो, 2 का भाग नहीं हो रहा हो, वो संख्या विषम संख्या होगी। जैसे आपने अभी देखा होगा, जिसमें 2 का विभाज्य हो रहा है वो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का विभाज्य नहीं होता है वो विषम संख्या होती है। ये सारी चीजें आप लिख लेना वीडियो रोक के साथ साथ में। अगर ये नहीं लिखोगे तो बेटा ये चीजें आपको नहीं आएंगी, ये बात फैक्ट है। जब तक कॉपी में नहीं जाएगा, नोट में ये चीजें नहीं जाएंगी, तब तक आपको नहीं आएंगी। हमने देख लिया, उसके बाद में सोचा चलो हमें आ रही है, कुछ टाइम तक तो दिमाग में रहेंगी, कुछ टाइम के बाद दिमाग से बाहर, फिर सोचोगे कैसे बताया सर ने, क्या हुआ। जब नोट्स होगा आपके पास तो आप नोट्स में देख के हाल पहचान लो, सर ने ऐसे बताया था, ये होगा इसके बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे गुणनखंड मतलब फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे बेटा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इनके 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो कौन से हैं। 2 हमेशा 2 से ही कटता है, मतलब 2 हमेशा 2 से कटता है, तो इसके एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, एक इसका 2 होगा। ऐसे ही 3 हमेशा 3 से कटता है और एक फैक्टर इसका 1 होगा। तो इनके कितने फैक्टर हो रहे हैं सभी के? इसके 1 और 5, 7 का 1 और 7, 11 का 1 और 11, 13 का 1 और 13। जिन संख्याओं के फैक्टर 2 हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि एक तो कॉमन रहता है, ये सबका एक फैक्टर तो सबका कॉमन है ही, लेकिन जो दूसरा फैक्टर होगा वो स्वयं उसी संख्या का होगा। जैसे 1 आ रहा है, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है? वही संख्या आ रही है। जैसे 1 आ रहा है, दूसरा फैक्टर वही संख्या आ रही है। जैसे 1 आ रहा है, दूसरा फैक्टर वही संख्या आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उसी संख्या से ही विभाज्य हो रही है। विभाज्य का मतलब डिवाइड हो रही है। 2 से ही कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से ही कटता है, 3 से ही कटता है। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्याएं। संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे जैसे 4, 6, 8, 10, 12। देखो 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? एक तो 1 सबका कॉमन ही है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है,
4 से भी हो रहा है, तो इसके 2 से अधिक हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 3। ऐसे ही अगर 6 की बात करूं तो 6 वन तो कॉमन ही है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से हो रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4। तो मतलब साफ साफ लिखा है हमें कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या होती हैं। इसके बाद में 8 को देखो, 8 में कितने फैक्टर होते हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से कट रहा है। इसके बाद 10 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा, क्योंकि 1 तो कॉमन है ही, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 10 में, 5 से भी हो रहा है। ऐसे ही 12 का देखेंगे, 12 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 6 होगा, एक 12 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा और एक 1 होगा। 12 के कितने फैक्टर हो गए, 1 तो कॉमन ही है, 2 से भी डिवाइड होता है 12, 4 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हैं वो संख्याएं भाज्य होंगी, और जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक नहीं है, मतलब केवल 2 ही हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। ये आपको आना ही चाहिए बेटा, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है इन चीजों से। इन चीजों को साथ ही साथ नोट्स करते रहना, वीडियो को रोक रोक के, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं जब तक कॉपी में नहीं जाएंगी आपके हाथ से तब तक आपको नहीं आएंगी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, क्या है इम्पोर्टेंट नोट, क्या क्या है वो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। जैसे एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। एक क्या है, न तो भाज्य है और न ही और न अभाज्य है। ये आपके लिए बहुत जरूरी बात है। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, बताओ एक भाज्य संख्या है या अभाज्य है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, भाज्य अभाज्य, तो आपको आंसर करना है न तो ये अभाज्य है और न भाज्य है, क्योंकि इसके कोई फैक्टर ही नहीं है, एक के कोई फैक्टर ही नहीं है। जिस संख्या का कोई फैक्टर ही नहीं है तो वो भाज्य अभाज्य कैसे हो सकती है, जब उसके फैक्टर होते हैं तब तो भाज्य अभाज्य होती है। दूसरा इंपोर्टेंट नोट क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद तीसरा नोट है आपका, केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। केवल 2 सम अभाज्य संख्याएं क्यों है, 2 के कितने फैक्टर हैं, 2, 1 और 2, इसलिए अभाज्य है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 के अलावा जो भी जितनी संख्या है वो सब कौन सी हैं, अभाज्य संख्या है, लेकिन वो विषम भी हैं। अभाज्य के साथ साथ क्या है, वो विषम संख्या भी हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, दो एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य क्यों है, तो आंसर देंगे हम, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, कितने हैं, 2, 2 गुणनखंड हैं इसलिए। तो ये तीनों इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये तीनों क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि बच्चा इन्हीं में तो फंस जाता है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जुड़वा आवाज। जुड़वा आवाज, ट्विंस को टाइम। क्या होता है, दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 और 5, 11 और 13, दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या तो विषम ही होती हैं दो को छोड़ के, जैसे 3 है 5 है दोनों विषम है, लेकिन दोनों विषम है तो दोनों अगर एक साथ हैं 3 और 5 तो क्या बोलेंगे इनको, जुड़वा अभाज्य। 11 और 13, 11 और 13, इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य। इसके बाद आता है सहअभाज्य। क्या आता है, सह अभाज्य। यदि दो संख्याओं में एक के अलावा, यदि दो संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो संख्याओं में से एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। चैप्टर के बारे में अगर ओवरव्यू अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चनों का पता नहीं चलेगा कब सॉल्व होगा। इसके बाद आता है विभाज्यता की जांच। कौन सा टॉपिक है, विभाज्यता, विभाज्यता की जांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
इसमें हेडिंग डालेंगे विभाज्यता की जांच में पहली, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता क्या होगी, विभाजित होती है यदि उसका इकाई अंक क्या है, एक संख्या दो से विभाजित होती है यदि उनका यदि उसका यदि उसका इकाई का अंक यदि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, में से कोई भी हो, कोई एक संख्या है। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दो से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई एक संख्या है यदि उसका इकाई का अंक, कोई एक क्या है, कोई एक संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2, 4, 6, 8, तब वह संख्या दो से विभाज्य होगी। ये दो का विभाज्यता का नियम कहता है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 2, 3, 6 है, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 6। जैसे 4, 8, 2 है, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 2। ऐसे मैंने देखा 5, 6, 0, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 0। तो ये सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी, डिवाइड क्यों होंगी, क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है, इनमें से है 0 है, 2 है, 6 है, 4 भी आएगा, ये 6, 8 भी आएगा, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो ये हमें बस क्वेश्चन में देखना है, वो संख्या देगा एक और उसमें देगा 2 से विभाज्य संख्या है या नहीं, हाँ है, या फिर 2 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है निम्न में से, ऐसे दे देगा ऑप्शन में 3, 4, 1, दूसरा ऑप्शन दे देगा 6, 2, 3, तीसरा दे देगा 8, 4, 0, चौथा दे देगा 5, 3, 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 है, नहीं जाएगा 2 का भाग, इसका इकाई का अंक 3 है, नहीं जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 है, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, इसमें भी इकाई का अंक 9 है, तो ये भी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड हेडिंग करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के सेकंड हेडिंग डालेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। ये सब नियम आने चाहिए बच्चों को। क्या है, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता क्या होगी,